व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं। इनफैक्ट आज सुबह से ही काफ़ी तेज़ी से खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तो पहले अफसोसनाक खबर मिली कि जो निगरान वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के आज़म खान साहब, वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। तो उसके बाद ज़ाहिरी तौर पर एक जो कैबिनेट थी वो भी तहलील हो गई, और उसके बाद अब इस वक्त जो इख्तियारात हैं वो गवर्नर के पास आ गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के। आगे क्या होगा, क्या गवर्नर ही चलाते रहेंगे मामलात, या फिर इलेक्शन कमीशन कोई नई वज़ीर आला जो हैं उनको अपॉइंट कर लेगा, ये एक सवाल है। उसके साथ साथ जनाब एक और स्टोरी असद उमर साहब के हवाले से आई कि उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने फाइनली पीटीआई को खैरबाद कहने का, सियासत को भी खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया। इस खबर के पीछे की कहानी आपको सुनाएंगे, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे फवाद चौधरी साहब को भी एक नया नोटिस मौसूल हो गया है। कराची जलसा जो मिलेनियम मॉल में होना था, उसकी एक कैंपेन जारी थी पीटीआई कराची की तरफ से, लेकिन उससे मुतालिक भी एक अहम खबर है जो इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। यहाँ पर आज़म खान साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आला के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, और काफ़ी अरसे से दे रहे थे। ज़ाहिर है आपको मालूम है कि जो केपी और पंजाब असम्बलियाँ हैं वो तो काफ़ी देर पहले जनवरी में ही तहलील कर दी गई थी, और आज़म खान साहब वो वज़ीर आला थे कि जो एक मुत्तफ़िक़ा मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और वज़ीर आला उस वक्त के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, इन दोनों की मुशावरत से लगाए गए थे। वरना आमतौर पर हमने देखा कि पंजाब में ऐसा नहीं हुआ था। पंजाब में मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया था और फिर मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने वज़ीर आला लगाया था। तो आज़म खान साहब के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इनका नाम जो था वो उस वक्त के अपोजिशन लीडर की तरफ से दिया गया था, और उस पर पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला थे उन्होंने भी हामी का जो हिमायत का है इजहार किया, और कहा कि जी ये आज़म खान साहब जो हैं वो बेहतर चॉइस हैं, तो हम उसके ऊपर कोई मज़ीद एतराज़ नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद एक लाहेमल के साथ मुत्तफ़िक़ा तौर पर उनको निगरान वज़ीर आला लगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद अगरचे वो निगरान वज़ीर आला लगा तो दिए गए, लेकिन उसके बाद कुछ मुतमईन नहीं थे पीटीआई वाले। स्टिल उनके बाद उनका जो काम का सारा टेन्योर था उसमें मुसलसल यही शिकायत कि वो निगरान गैर जानिबदार नहीं हैं, और पीटीआई के ऊपर जो हालात तंग रहे वो आपके सामने ही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुतअद्दिद आपको ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं कि जिनमें बार बार गिरफ्तारियाँ हुई, बार बार आपने देखा कि जो उनके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस हैं उनको भी पामाल किया गया, बारहा उनके जलसे मनसूख किए गए, क्रैकडाउन किए गए। तो ये सारा कुछ हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था आज़म खान साहब में या मोहसिन नकवी साहब में, लेकिन बहरहाल आज ये ख़बर उनके बारे में अफसोसनाक आई कि उनको सुबह तकलीफ़ हुई सीने में, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर कोशिश की गई कि उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा सके, लेकिन वो जाँबर ना हो सके और दिल का दौरा पड़ने से जहान फ़ानी से कूच कर गए। तो उसके बाद चूँकि जब वज़ीर आला ना रहें तो फिर जो कैबिनेट है वो भी सारी तहलील हो जाती है। तो फिर जो खैबर पख्तूनख्वा की निगरान कैबिनेट थी वो भी ऑटोमेटिकली तहलील हो गई, और इस वक्त सूबे में कोई हुकूमत नहीं है। जो इख्तियारात हैं फ़िल वक्त वो गवर्नर साहब के पास हैं, और अब तावक्ते के नई कोई हुकूमत वहाँ पर नहीं आती। जो गवर्नर साहब हैं वही वहाँ पे इख्तियारात चलाने के मजाज हैं। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद अभी 4 महीने बाकी हैं, तो क्या इन 4 महीनों तक ऐसे ही गवर्नर साहब ही सूबे को चलाएंगे, या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई नए वज़ीर आला का नाम इसमें सजेस्ट कर देगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा फिर अगर कोई तैनाती की पावर्स हैं तो वो फिर इलेक्शन कमीशन के पास हैं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो असम्बली है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रही कि कोई नई वज़ीर आला का इंतखाब हो जाए। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो, पीटीआई के लिए तो उतने दिन और उतनी ही रात है। चाहे गवर्नर साहब हों, वो भी अगर सूबा चलाएंगे तो ऐसा ही चलेगा जैसे चल रहा है, और अगर कोई नए भी आएंगे तो वो तैनाती भी कोई ज़्यादा डिफरेंस तो क्रिएट करेगी नहीं पीटीआई के लिए या किसी भी सूबे में रहने वाले इंसान के लिए। तो इस वक्त जो है आपको स्टेटस को जो है वही आगे चलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आज़म खान साहब के इंतकाल के हवाले से ये ज़रूर है कि इंसान के वक्त का वाकई कुछ पता नहीं है, हमें अगली घड़ी का पता नहीं है कि हमने सांस लेना है या नहीं। तो हर वक्त अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी के साथ ज़्यादती ना करें, और जिसके पास जितने इख्तियारात होते हैं वो उतने ही इख्तियारात का जवाबदेह होता है, उसके ऊपर उतनी ही भारी जिम्मेदारी होती है। तो बड़े मनसब पर होते हुए तो ज़्यादा आपको इस चीज़ का
खौफ रहना चाहिए कि आपने अल्लाह ताला के सामने जब हाज़िरी देनी है, जब पेश होना है, तो फिर आपको जवाबदेही भी करनी पड़ेगी, अपनी देनी पड़ेगी कि आपने क्या कुछ किया है दुनिया में और किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं की। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक कि जिस शख्स के साथ आपने ज़्यादती की है वो आपको माफ़ ना करे। तो फिर ऊपर के जहान में कोई कमज़ोर नहीं होगा, किसी के कोई ये नहीं कहेगा कि जी इसका गिरबान मैं नहीं पकड़ सकता। जिसने जिसके साथ ज़्यादती की होगी वही उसका जाके गिरबान पकड़ेगा, भले वो दुनिया में कितना बड़ा बादशाह ही क्यों ना हो। तो अल्लाह ताला से हर वक्त डरते रहना चाहिए, इख्तियारात को इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि जहाँ पर आप अगले जहान में जाके उसका जवाब भी दे सकें। तो अब ये देखते हैं जी इस मामले पर अब आगे क्या होता है। आगे अब ख़बर असद उमर साहब की शामिल करते हैं। असद उमर साहब जो है पीटीआई के बड़े पोस्टर बॉय जिनको कहा जाता है वो थे। असद उमर साहब जिनके बारे में शुरू से पता था कि कभी भी पीटीआई इक़्तिदार में आई तो वज़ीर ख़जाना असद उमर बनेंगे। असद उमर साहब वो शख्सियत के जिनके बारे में हमेशा ही कहा जाता है कि बड़े सुलझे हुए, पढ़े लिखे और उन लोगों में से कि जो मफाहमत पर, बातचीत पर यकीन रखते हैं। असद उमर साहब पीटीआई का वो चेहरा कि जिस बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने कभी भी कोई अगर आप कहें कि बिलो द बेल्ट बात नहीं की, कभी शाइस्तगी का दामन नहीं हाथ से छोड़ा, हमेशा बड़े खुशगवार और बड़े ही सुलझे हुए डिसेंट लहजे में हमेशा सबसे गुफ्तगू की, भले वो सहाफ़ी हों, भले वो मुखालिफिन हों सियासी। तो बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक असद उमर साहब, एक काबिल आदमी जो कि एंग्रो का ज़ाहिर है एक एमडी रहे और जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने मामलात चलाए, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उनमें काम करने का उनको तजर्बा भी, और एक ऐसे आदमी जो एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से भी। तो ये सब कुछ, और उसके बाद इमरान खान के बड़े करीबी साथियों में से। और असद उमर साहब ने जब ये 9 मई का सारा वाक़या हुआ तो जिस तरह से पीटीआई के बाकी लोगों के ऊपर प्रेशर आया, असद उमर साहब के ऊपर भी ऑब्वियसली आया। लेकिन असद उमर साहब ने उस वक्त सिर्फ इतना कहा कि वो पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल थे उससे पहले उस ओहदे से तो मुस्ताफ़ी होते हैं, लेकिन वो पीटीआई को छोड़ने का उन्होंने ऐलान नहीं किया, खैर बात नहीं कहा, सियासत नहीं छोड़ी। बस उन्होंने वक्ती तौर पर एक ब्रेक लेकर या थोड़ा सा बैकफुट पर होने का प्लान रखा कि थोड़ा पीछे रहें, लाइमलाइट में ना रहें, बाकी केसेस को थोड़ा बहुत फेस करते रहें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर ना खेलना पड़े। तो वो इस तरह की उनकी कोई उन्होंने पॉलिसी जो थी अपनाई हुई थी, जिसको आप अगर मैं आसान आपको समझाना चाहूँ तो समझ लीजिए कि जैसे हाइबरनेट इंसान कर जाता है कि बस वक्ती तौर पर ज़रा मंजर से साइड पर हो जाएं आप। तो ये उनकी पॉलिसी थी। लेकिन असद उमर साहब की ये पॉलिसी हो या किसी भी और ऐसी शख्सियत की पॉलिसी हो कि जो इस वक्त पीटीआई के मुखालिफत में बाकायदा नहीं खड़ा, तो वो तो काबिल कबूल नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपको पीटीआई को छोड़ना भी है, इमरान खान पर लान तान भी करनी है, उसके साथ साथ आपको ये साबित करना है कि आपने इलेक्शन भी लड़ना है और किसी और जमात से लड़ना है, और जो आपको जमात अलॉट की जाए कि जी उसमें चले जाएं तो वहीं पर आपने जाना है और इलेक्शन भी लड़ना है। तो अब ये जो फरमाइशें हैं वो ज़्यादा हो चुकी हैं चूँकि, तो असद उमर साहब के ऊपर भी प्रेशर था। इसी तरह का प्रेशर आपको फवाद चौधरी पे भी इस वक्त नज़र आ रहा है। तो असद उमर साहब का कुछ एक आध दिन पहले मैं किसी से सुन भी रही थी कि शायद उनकी तरफ से भी और मज़ीद भी कुछ और लोग हैं जिनकी तरफ से अब पीटीआई को बाकायदा छोड़ने का अनाउंसमेंट हो जाएगा। और असद उमर साहब की आज ये ट्वीट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि 1 दहाई से ज़्यादा मैंने एक अवामी सियासत की है, लोगों से मैं मिलता जुलता रहा हूँ और मैंने मुख्तलिफ वजारतें भी देखी हैं, लेकिन अब मैं पीटीआई को बाकायदा छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं सियासत को ही छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। मैं किसी भी जमात की तरफ से किसी भी हैसियत में कोई सियासी अब एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले रहा। तो मुकम्मल आप कह लें कि तौबा ताइब कर लिया जी असद उमर साहब ने। मुझे ज़ाती तौर पर असद उमर साहब के जाने का या पीटीआई से जाने का दुख ज़रूर हुआ है, बल्कि सिर्फ असद उमर साहब ही नहीं, कुछ और नाम भी ऐसे हैं कि जिनका सियासत में होना, चाहे वो किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हों, वो ज़रूरी है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के अच्छे फेस के लिए, कि ऐसे लोग भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं जिस तरह के वो पढ़े लिखे हों, जो कि काबिल हों, जो शाइस्तगी से बात करना जानते हों, जो इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना जानते हों और जो कुछ नई एक्सपीरियंसेस के साथ, एक्सपोजर के साथ जो हैं वो मुल्क की खिदमत करने का हुनर जानते हों। उनमें असद उमर साहब भी हैं, मलिका बुखारी साहिबा हैं, अबरारुल हक साहब हैं, पढ़े लिखे नौजवान, और उन्होंने जिस तरह से आके सियासत का आगाज़ किया। तो ऐसे तमाम लोग जब छोड़ के गए तो यकीन जानिए कि मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ कि ये वो लोग हैं कि जिनको सियासत में होना चाहिए। ये जो रिवायती चेहरे हैं ना, हम देख देख के थक चुके हैं। ये जो जागीरदारों के, ज़मींदारों के, रिवायती क्रिमिनल्स के जो चेहरे हैं, जो हम लोग सदियों से देख रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही आते हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा भी होते हैं, कोई इनकी उसूली सियासत भी नहीं होती, बात करने का इनको पता नहीं होता,
पैसा लुटाते हैं, ज़मीर इनके अपने नहीं होते और फिर भी हमेशा हमें हर पार्लियामेंट में नज़र भी आ रहे होते हैं। तो हम उन रिवायती चेहरों के बरक्स कुछ नए चेहरे, अगर कोई पढ़े लिखे चेहरे, कोई मिडिल क्लास से आने वाले चेहरे, कुछ इस तरह के गैर रिवायती लोग जो पहले सियासत में नहीं रहे, वो भी आकर अगर सियासत का हिस्सा बनते हैं तो उनको इनकरेज किया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हो गए कि हमने ये देखा कि ये पार्टी टूट तो रही है, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी जा रहे हैं और सियासत को ही छोड़ रहे हैं कि जो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी के लिए अच्छा शगुन नहीं है। और ख़वातीन की भी पार्टिसिपेशन को जिस तरह कम करने के लिए ख़वातीन पे क्रैकडाउन किया गया, ये भी बड़ा अफसोसनाक है। बड़े अरसे बाद हमने देखा था ख़वातीन की इस तरह की पार्टिसिपेशन, लेकिन ये हो रहा है और हम देख रहे हैं। तो ये जमहूरियत को बेसिकली नुकसान पहुँच रहा है मुल्क के लिए। ये किसी के लिए भी अच्छी खबरें नहीं है मेरे नज़दीक। तो PTI की सिर्फ बात नहीं है, PTI के हवाले से तो असद उमर साहब की मैं बात करूँ या कोई भी और ऐसा लीडर कि जिसने बहुत ज़्यादा PTI के चेयरमैन के ऊपर या पार्टी के ऊपर उस तरीके से कोई ज़ुबान दराजी नहीं की है, तो शायद कभी भी पार्टी के हालात बदले तो दोबारा भी इन लोगों के लिए शायद रास्ते खुल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जी अब कभी नहीं, जिनका कोई जेन्युइन मजबूरी थी, जिन्होंने फिर भी पार्टी के साथ वफा निभाने की कोशिश की, तो उनके लिए दोबारा भी कभी रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो बाद में अपना असल लेके बाहर आ गए और उन्होंने साबित कर दिया कि वो अंदर से शुरू से ही इस तरह के थे और बस वैसे ही इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे, तो उन लोगों का भी असल में पता चल चुका है कि बुरे वक्त में उन्होंने क्या किया। तो बहरहाल अब ये एक असद उमर साहब का जाना बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं डालेगा कि जहाँ और छोड़ के चले गए हैं तो असद उमर साहब भी चले गए हैं, कोई और टिकट ले लेगा वहाँ से। लेकिन स्टोरी ये है कि ज़ाती तौर पर जमहूरियत के लिए ये अच्छा शगुन नहीं है। फवाद चौधरी साहब को भी नैब का एक नया नोटिस मौसूल हो गया है और लिल्ला जेलम कैरेज वे के हवाले से जी उन्होंने कहा मुबैना तौर पर करप्शन किया इस मनसूबे में और नैब ने उनको नोटिस भेज दिया है। इसके ऊपर जो उनके भाई हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि इस नोटिस का जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन से बताया कि ये जो प्रोजेक्ट था बेसिकली FWO के पास था और इसमें तो किसी तौर कोई लिंक ही नहीं बनता। और बाकी ये ज़रूर है कि जो इन्होंने डिज़ाइन भी किया उन्होंने किया था FWO ने, और जो ज़मीन भी इस्तेमाल हुई है उसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर वे सारे मामले को लड़ेंगे, लेकिन ये अगेन ये वही एक आपको मैं जो तसलसल बता रही हूँ, तसलसल जो मैं बता रही हूँ वो यही है कि खाली फवाद चौधरी साहब भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने आके कोई दुश्मनाम तराजी नहीं की, कोई बदतमीज़ी नहीं की। तो उनसे अब ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं भाई आप इस्तेहकाम में जाएँ और PTI के खिलाफ बोलें, इस्तेहकाम के हमायत में हों और साथ में इलेक्शन भी लड़ें वगैरह वगैरह। तो वही सारी जो अब उनके ऊपर भी प्रेशर जो है वो इस वजह से अब आपको दोबारा से नज़र आ रहा है कि वो दोबारा अब जेल में भी हैं इस वक्त और साथ में मज़ीद भी उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, नए मुकदमात का सिलसिला भी जारी है। तो ये जी अफसोसनाक है कमर। अब लास्टली ये ख़बर PTI के लिए एक और बुरी खबर कि जनाब जो कराची में उनका जलसा था उसकी फ़ाइनली उनको इजाज़त नहीं मिली एज़ एक्सपेक्टेड और अब वो जलसा मनसूख करने का ऐलान हो रहा है। तो काफ़ी दिनों से मोबिलाइजेशन इस सिलसिले में हो रही थी। देखा ये जा रहा है कि चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या चाहे कराची हो, किसी जगह पर भी उनको किसी तरह भी आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ कुछ सूरत हाल बेहतर है, वहाँ कुछ वो थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर सकें। सारी तरफ एक जैसी सूरत हाल है, कहीं पर भी उन्हें बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं मिल रही है और ना ही उनके किसी लीडर को किसी जगह पे माफ़ किया जा रहा है, चाहे वो इस्लामाबाद का हो, कराची का हो, पंजाब का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, कहीं का भी हो। तो ये एक पैटर्न है जो थ्रू आउट आपको पूरे मुल्क में एक जैसा ही नज़र आ रहा है, उसमें कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो कराची में अगरचे PTI के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए PTI को इतना बड़ा थ्रेट तो नहीं है कि कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती, लेकिन अगेन वहाँ पर भी जितनी भी उनकी प्रेजेंस है उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है और वहाँ पर भी जलसा उन्हें करने की परमिशन नहीं मिली है। तो ये सारा कुछ है जी आपके सामने। अगेन इसमें कुछ नया नहीं है, वही पुरानी पॉलिसी है और उसका तसलसल है और इसी तसलसल को जारी रखते हुए अभी सब नज़र भी आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या इसमें अपडेट्स होती हैं। अगले व्लॉग में आपको मज़ीद कुछ आम स्टोरीज बताऊंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।